स्टूडेंट, मैं रुद्रेश तिवारी, HOD ऑफ फिजिक्स निशान क्लासेस कोटा। आज हम इस क्लास में एटम वाले चैप्टर या परमाणु वाले पाठ में लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने बोहर की परिकल्पनाएं पढ़ी और उन बोहर की परिकल्पनाओं का उपयोग या उनकी उपयोगिता के रूप में हम हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न नियतांक ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्या की गणना, वेग की गणना के बाद में ऊर्जा की गणना के बाद हम आवृत्ति और आवर्तकाल की गणना करेंगे। वेग की गणना करने के लिए या त्रिज्या की गणना करने के लिए या कुल ऊर्जा की गणना करने के लिए जो बोहर की परिकल्पना हमने पढ़ी उनकी उपयोगिता है। बोहर की प्रथम परिकल्पना जो ये कहती है कि वैद्युत बल का मान अभिकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित होना चाहिए। वैद्युत बल का मान kZe²/r², जहाँ k बराबर कूलाम नियतांक 1/4πε0 के रूप में लिखा जाता है। Z परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, r त्रिज्या है और mv²/r अभिकेंद्रीय बल के रूप में होता है। द्वितीय परिकल्पना mvr=nh/2π, अर्थात कोणीय संवेग जो है वो h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इनको समीकरण 1 और 2 लिख दें। बोहर की प्रथम और द्वितीय परिकल्पनाओं को उपयोग में लेकर हम हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गतिशील है उसकी गणना हम कर सकते हैं। जब r की गणना की गई तो r की गणना में k की वैल्यू 1/4πε0 अगर पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो ये गणना इस रूप में बनेगी ε0n²h²πme²z। इनके आंकिक मान रखने पर जहाँ द्रव्यमान m, इलेक्ट्रॉन का आवेश h प्लांक नियतांक और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12, h की वैल्यू 6.62 × 10⁻34, पाई 3.14 और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वैल्यू जो आएगी रेडियस की या त्रिज्या की 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि त्रिज्या का जो मान है वो n² के समानुपाती और z के व्युत्क्रमानुपाती। बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि R1, R2, R3, R4 का रेशो क्या होगा। तो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 अगर पुट करेंगे तो 1/4, फिर 9 और फिर 16 का रेशो आएगा। तो इसको आगे आप बोर्ड के अकॉर्डिंग में तैयार कर सकते हैं। यदि n = कांस्टेंट रखें और z की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो रेडियस की वैल्यू क्या होती जाएगी, त्रिज्या की वैल्यू कम होती जाएगी। ये जो हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गतिशील है उस कक्षा की त्रिज्या की गणना हमने की है। बोहर परिकल्पनाओं का द्वितीय उपयोग वेग की गणना के रूप में किया जा सकता है। वेग की गणना करने के लिए समीकरण 2 जो द्वितीय परिकल्पना मानी हमने, समीकरण 2 में r त्रिज्या का मान रख दें तो r त्रिज्या का मान रखने पर वैल्यू आएगी Ze²/2ε0 h × n। इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करने पर वेलोसिटी या वेग की वैल्यू मिलेगी 2.18 × 10⁻6 z/n। अर्थात जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसका वेग परमाणु क्रमांक के समानुपाती और कक्षाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम प्रकाश के वेग के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको जब हम प्रकाश के वेग के रूप में लिखते हैं तो c/137 × z/n, अर्थात c = क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं जिसे प्रकाश का वेग कहते हैं। इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरी जो उपयोगिता है या तीसरी जो गणना है वो हम कुल ऊर्जा की गणना करेंगे। कुल ऊर्जा की गणना करने के लिए हमें मानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति करेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अर्थात गतिज ऊर्जा का मान 1/2 mv² लिखा जा सकता है और स्थितिज ऊर्जा का मान kq1q2/r के रूप में लिखा जा सकता है। जब दोनों वैल्यूज को सोल्व किया गया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो इनकी वैल्यूज आती है -me4
जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ m मास या द्रव्यमान है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, Z परमाणु क्रमांक है, 8 कांस्टेंट नंबर है और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, H प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड और n स्क्वायर। n क्या है यहाँ पर? कक्षाओं की संख्या। n इक्वल्स टू 1 2 3 अगर रखते जाएंगे तो कक्षाओं की संख्या आती जाएगी। टोटल एनर्जी को T डॉट E या E की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू जब जूल में सोल्व की गई तो 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की फॉर्म में आता है। और जब इस जूल में जो एनर्जी हमें मिली इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश E का डिवाइड कर देंगे या भाग दे देंगे तो वैल्यूज आएगी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये कुल ऊर्जा की गणना है। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इक्वल्स टू 1 होता है। Z इक्वल्स टू 1 रखेंगे और N इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो पहली कक्षा के लिए ऊर्जा -13.6। हाइड्रोजन परमाणु के लिए द्वितीय कक्षा की ऊर्जा निकालेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे कक्षा की ऊर्जा निकालेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथे कक्षा की ऊर्जा निकालेंगे तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स क्या है कि ऊर्जा जो कुल ऊर्जा है वो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की फॉर्म में है। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए फिक्स होगी और एन की वैल्यू उसको 1 2 3 4 हम रख के जाएंगे तो ये वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। तो हम जो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन गतिशील है उसकी कुल ऊर्जा की गणना हम कर सकते हैं। इसी के साथ ही बोहर परिकल्पनाओं को उपयोगिता को लेकर हम जो इलेक्ट्रॉन गतिशील है उसकी आवृत्ति को भी निकाला जा सकता है। आवृत्ति को अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए F इक्वल्स टू कक्षीय वेग अपॉन 2πr, इसकी वैल्यू को me4 अपॉन जेड स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब n क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ भी वही कांस्टेंट है, m मास है, इलेक्ट्रॉन का जो E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज या आवेश है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और h दोनों कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं जिसे हम 8.85 इंटू 10⁻12 और h प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति अगर हमारे पास हो और आपसे पूछा जाएगा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए तो 1/f इक्वल्स टू t लिखा जा सकता है। तो अर्थात कक्षीय आवृत्ति ज्ञात होगी तो आवर्तकाल की गणना की जा सकती है। तो बोहर परिकल्पनाओं के उपयोग जो हैं, बोहर परिकल्पनाओं के उपयोग हमने पहले लिखे। त्रिज्या की गणना के लिए, कक्षीय वेग की गणना, कुल ऊर्जा की गणना और कक्षीय आवृत्ति, और उससे आवृत्ति अगर हमारे पास हो तो हम आवर्तकाल को भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आयनन ऊर्जा और विभव और उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव हम पढ़ेंगे। आयनन और उत्तेजन दो सिमिलर कॉन्सेप्ट लगते हैं लेकिन है बेसिकली डिफरेंस। आयनन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को nवें स्तर से अनंत तक भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं हम आयनन ऊर्जा। और जिस विभव पर यह आयनन की प्रक्रिया की जाती है उसे हम बोलते हैं आयनन विभव। आयनाइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है इसे। अगर हम प्रथम कक्षा के लिए आयनाइजेशन या आयनन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पहले कक्षा से अनंत में इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा। अनंत में ऊर्जा का मान 0 हो जाता है। पहले कक्षा का ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +13.6। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब ऊर्जा का मान माइनस से प्लस में हो जाता है तो ऋणात्मक ऊर्जा आकर्षण को दर्शाती है और धनात्मक ऊर्जा प्रतिकर्षण को। अर्थात इस ऊर्जा पर हम इलेक्ट्रॉन को पहले कक्षा से नाभिकीय आकर्षण से मुक्त करा सकते हैं या अनंत पर भेज सकते हैं। इस क्रिया को हम आयनन बोलते हैं। जिस ऊर्जा के लिए बात की जा रही है वो आयनन ऊर्जा कहलाएगी और जिस विभव पर गणना की गई उसे आयनन विभव कहा गया। इसी प्रकार द्वितीय आयनन निकालना हो तो E इंफिनिटी माइनस E2 करेंगे। द्वितीय कक्षा की ऊर्जा होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 0 माइनस माइनस हो जाएगा तो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। दूसरी कक्षा से हम आयनन निकालना चाहें तो विभव की जब भी हम गणना करें तो विभव ऊर्जा बटा आवेश हो जाता है। ऊर्जा की वैल्यू में आवेश का भाग दे देंगे अर्थात इलेक्ट्रॉन का भाग दे देंगे तो हम ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो जो पहले आयनन ऊर्जा का मान आया +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
जब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश ई का भाग दिया तो ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 13.6 वोल्ट है। अर्थात पहले कक्षा से किसी भी इलेक्ट्रॉन को आयनन कराना है तो कितना वोल्टेज चाहिए उसे, 13.6 वोल्ट चाहिए। उत्तेजन ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो इसे इंग्लिश में एक्साइटेशन कहेंगे हम। एक्साइटेशन का मतलब हुआ निम्न तल से उच्च तल में भेजने के लिए, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। तथा अगर हम जिस विभव पर उत्तेजन की क्रिया कर रहे हैं उसे क्या नाम देंगे हम, उत्तेजन विभव। क्या कहेंगे, उत्तेजन विभव। तो एक्साइटेशन एनर्जी के लिए E2 माइनस E1, अर्थात दूसरे कक्षीय ऊर्जा -3.4, पहले कक्षीय ऊर्जा -13.6, तो इनको माइनस माइनस सोल्व करेंगे तो +13.6 हो गया और ये हो गया माइनस का, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। और जब आप विभव की गणना करें कि सर उत्तेजन विभव की परिभाषा क्या होगी, विभव का वह मान जिस पर इलेक्ट्रॉन को प्रथम ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में भेजा जा सके उसे हम उत्तेजन विभव कहेंगे, प्रथम उत्तेजन विभव। इसके लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई ई, तो 10.2 वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, आप ई का भाग देंगे तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और 10.2 वोल्ट हो गया। अर्थात आयनाइजेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को nवें ऊर्जा स्तर से अनंत पर भेजने की प्रक्रिया कि नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाए उसे हम आयनन कहते हैं। और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक ले जाने के लिए, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक अगर हम इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाहते हैं तो जो ऊर्जा हमें चाहिए उसे हम उत्तेजन ऊर्जा कहेंगे। इसके बाद परमाणु स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या कहा जाता है कि जब भी हम किसी पदार्थ या परमाणु को विभिन्न प्रकार से ऊर्जा देते हैं, जैसे हम उसे गर्म करके तापायनिक या विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड के लिए, इतने से अल्प समय के लिए वहां रुकता है और वापस निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो वह विभिन्न ऊर्जा स्तरों में गिरते गिरते स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। और हाइड्रोजन के लिए जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ उसे हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम कहा। इसके लिए विभिन्न स्पेक्ट्रम में श्रेणियां प्राप्त हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब जाएगा तो वो वापस से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करेगा। और विभिन्न ऊर्जा स्तरों में जब संक्रमण करेगा तो उसके लिए वो जब अलग अलग ऊर्जा स्तर होंगे तो उनके लिए ऊर्जा का मान अलग अलग, तो स्पेक्ट्रम में रेखाएं भी अलग अलग। तो इसके लिए बोर्ड ने एक आधिकारिक सूत्र प्राप्त किया जिसके अनुसार तरंग संख्या, जिसे हम कहते हैं 1/λ की फॉर्म में, इसे तरंग संख्या नाम दिया गया। और R 1/λ = RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ R को रिडबर्ग नियतांक कहा, जो विभिन्न ऊर्जा, इसके पहले वाले जो लेक्चर हमने पढ़ा था उस लेक्चर में हमने इसके बारे में हमने पढ़ा, रिडबर्ग नियतांक। लाइमन के लिए पहली रेखा की बात करेंगे तो 122 नैनोमीटर, फिर लास्ट के लिए 91.2 नैनोमीटर। बामर के लिए प्रथम रेखा की बात की जाए जो दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, बामर श्रेणी की एक विशेषता और है कि ये दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। और जो हम विबग्योर के जो 7 रंग देखते हैं उन्हीं में लाल और बैंगनी, इन कलर्स को इस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। तो 656 या 656 नैनोमीटर से लास्ट वाले के लिए बात करेंगे तो 365 नैनोमीटर तक इसकी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। इसी प्रकार पाषाण के लिए बात करें 1875 नैनोमीटर और पाषाण श्रेणी के लिए लास्ट रेखा के लिए 820 नैनोमीटर। ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु के लिए। इसके बाद हम परमाणु स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे कि परमाणु स्पेक्ट्रम होता क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तरों से जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हुआ तो तरंग संख्या का सूत्र बोर के द्वारा दिया गया 1/λ = RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। लाइमन श्रेणी कब प्राप्त होगी, जब उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में ये पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके लिए n1 फिक्स होता है 1 और n2 की वैल्यूज 2, 3, 4 इस तरह से हो सकती है, इसकी गणना कर सकते हैं। बामर श्रेणी कब प्राप्त होगी, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से
और दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करें। ये दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण बामर श्रेणी के रूप में मिलता है तो दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बामर श्रेणी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा ये दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रेंज में या दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। इसके लिए तरंग संख्या का फॉर्मूला बनाया जा सकता है 1/λ = r 1/2 का स्क्वायर, n1 = 2 फिक्स हो गया, n2 की वैल्यू 3, 4, 5 रख सकते हैं। इसी प्रकार पाषाण श्रेणी की बात करें तो इंफ्रारेड क्षेत्र में पाई जाएगी, अर्थात हिंदी में अगर बोलेंगे तो हम अवरक्त क्षेत्र में। बाकी की जो जितने भी सीरीज हैं वो सब अवरक्त क्षेत्र में पाई गई हैं। इसके लिए जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो पाषाण श्रेणी प्राप्त होगी। तरंग संख्या का फॉर्मूला 1/λ r 1/3 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, n2 की वैल्यू 4, 5, 6 के रूप में आगे बढ़ सकती है। इसके बाद ब्रैकेट श्रेणी की बात की जाए, जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर n1 = 4 में संक्रमण होगा तो ब्रैकेट श्रेणी का निर्माण होगा। यहाँ पर तरंग संख्या 1/λ = r, अच्छा यहाँ z² भी आता है फॉर्मूले में, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैक्सिमम टाइम z = 1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे z = 1, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2², n2 की वैल्यू 4 से स्टार्ट ना होकर एक स्टेप आगे से स्टार्ट करें। n1 की वैल्यू 4 फिक्स कर ली, n2 की वैल्यू 5, 6, 7 एंड सो आगे तक कर सकते हैं। फुंड श्रेणी, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से n1 = 5 में होगा तो फुंड श्रेणी का निर्माण होगा। ये भी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है और इसके लिए तरंग संख्या का फॉर्मूला 1/λ = r 1/5 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, n2 = 6, 7, 8 हो सकता है। तो इस प्रकार से हम एटम वाले जो परमाणु में हमने जो पढ़ा, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार के परमाणुीय मॉडल पढ़े थे, उनसे जुड़े हुए स्टेटमेंट और सोमरफेल्ड मॉडल वगैरह उसका अध्ययन किया। जो लेक्चर L2 आज हमने किया वीडियो लेक्चर, उस लेक्चर में हमने जो बोहर परिकल्पनाएं हैं उन बोहर परिकल्पनाओं को उपयोग में लेकर हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर के लिए त्रिज्या, वेग, कुल ऊर्जा, आवर्तकाल, आवृत्ति, इनकी गणना हम कर सकते हैं। हमने फिर इसके बाद बिल्कुल अलग टॉपिक पढ़ा, आयनन और उत्तेजन। आयनन का मतलब बताया गया इलेक्ट्रॉन को अनंत से अनंत में भेजने के लिए, nवें ऊर्जा स्तर से अनंत में भेजने के लिए, और उत्तेजन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इसके बारे में। फिर हमने पढ़ा हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम कैसा होगा, उसमें लाइमन, बामर, पाषाण श्रेणियां बनेंगी। और हमें बात करें तो ये बामर जो सीरीज होती है, बामर सीरीज होती है दृश्य क्षेत्र में पाई जाएंगी, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में अल्ट्रावायलेट रेंज में पाई जाती है, और बाकी पाषाण, ब्रैकेट, फुंड ये सब अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। और इस प्रकार से हम ये एटम वाला जो चैप्टर या परमाणु संरचना वाला जो चैप्टर है पूरा कर चुके हैं। तो अब जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर से जुड़े हुए नोट्स और न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो निशान क्लासेस का ऐप जो आपने डाउनलोड किया है और नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लें, और रुद्रेश तिवारी निशान क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो हैं, और कंटिन्यूसली ये हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो आगे की जो स्टडी है वो इस तरह से मिलती रहे। तो आप लोग निशान क्लासेस के ऐप पे इससे जुड़ा हुआ स्टडी मटेरियल भी पढ़ें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल शीट जो उसमें दी हुई है उसे सोल्व कीजिए। थैंक यू।